हम में से मैक्सिमम लोग चाणक्य को जानते हैं, जिन्हें हम एक ग्रेट थिंकर, ग्रेट फिलोसोफर और एक ग्रेट इकोनॉमिस्ट के रूप से जानते हैं। और हम चाणक्य के काम से वाकिफ भी हैं। हमने उनके बुक्स चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र पढ़ी है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं 2500 साल पहले सिविल वॉर के टाइम पर एक चाइनीज मिलिट्री कमांडर थे जिनका नाम था सन त्सू, जिन्हें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट और एक फिलोसोफर माना जाता है, जिसने अपने स्टेट वू को वेस्ट में रह रही नेबरिंग स्टेट से बचाया था। उन्होंने भी एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था द आर्ट ऑफ वॉर, यानी लड़ाई की कला, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स थे। तो आज के इस वीडियो में हम चाणक्य और सन त्सू के थिंकिंग मेथड को कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि अभी के मॉडर्न जमाने में उनकी स्ट्रेटेजीज को कैसे यूज किया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में सन त्सू कहते हैं, टू फाइट कॉन्कर इन ऑल आवर बैटल्स इज नॉट द सुप्रीम एक्सीलेंस। सुप्रीम एक्सीलेंस कंसिस्ट इन ब्रेकिंग द एनिमीज रेजिस्टेंस विदाउट फाइटिंग। इसका ये मतलब है कि आपकी एक्सीलेंस इस बात से पता नहीं चलती कि आपने ये लड़ाई लड़ी और उसे जीता, बल्कि इस बात से पता चलती है कि आपने बिना लड़े वह बैटल जीत ली। जब भी हम वॉर के बारे में सोचते हैं तब हमें कन्वेंशनल वॉर याद आती है, जिसमें कि आर्मीज आपस में लड़ रही होती हैं। लेकिन असली वॉर कुछ और ही दिखती है और कन्वेंशनल वॉर से काफी ज्यादा डैमेजिंग भी होती है। इसमें सबसे पहले आती है कल्चरल वॉर, यानी कंट्री का कल्चर ही खराब कर दो, दूसरी कंट्री को खुद के जैसे सोचने पर मजबूर कर दो। अब हम में से काफी लोगों को ये लगता है कि रशिया हमारा दोस्त है, लेकिन कंट्रीज के लेवल में कोई भी किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। रशियन स्पाइस बताते हैं कि वो लोग मूवी मेकर, इंटेलेक्चुअल प्रोफेसर्स और ऐसे लोगों को उठाते हैं, इंडिया में इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि पब्लिक ओपिनियंस को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक रशियन स्पाई ने अपने इंटरव्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर का एग्जाम्पल दिया था, जिन्हें रशिया में इनवाइट किया गया था। रशियन स्पाई कहता है कि प्रोफेसर सोचता था कि वो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, इसलिए उन्हें रशिया में इनवाइट किया गया था। लेकिन इन्हें रशिया में इसलिए इनवाइट किया गया था क्योंकि यह एक यूजफुल इडियट है। He is invited because he is a useful idiot, because he would agree. यह कहता है कि हम इंडिया के की पोजीशन से लोगों को रशिया में इनवाइट करते हैं, बहुत ही अच्छा खाना खिलाते हैं और इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। और फाइनली जब ये इंडिया पहुंचेगा तो ये इंडिया में अपने स्टूडेंट्स को, इंडिया के नेक्स्ट जनरेशन को रशिया के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बताएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन के इंडियंस हैं जो इस प्रोफेसर को सुन रहे हैं, कल को अच्छी अच्छी की पोजीशंस पे जाएंगे, जैसे कि IAS और IPS, तब वो साइकोलॉजिकली प्रोग्राम्ड हो जाएंगे और रशिया के लिए फॉरेन पॉलिसीज उसी एटीट्यूड से लिखेंगे। स्पाई के अकॉर्डिंग यह बहुत ही स्लो पर इफेक्टिव प्रोसेस है। जनरेशन को प्रोग्राम करने के लिए 15 से 30 साल तक का वक्त लग जाता है। It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. और चाइना इस वॉरफेयर में सबसे ज्यादा आगे है। अमेरिका के सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जोशुआ फिलिप कहते हैं कि चाइना अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के मामले में सबसे ज्यादा आगे है। चाइनीज अमेरिका के प्रोफेसर्स को बहुत ज्यादा डोनेशन और गिफ्ट्स भेजते हैं, जिससे कि जब भी वो फेमस प्रोफेसर कहीं पर इंटरव्यू देंगे तब वो कहेंगे कि नहीं नहीं यार, चाइना तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, और उनकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे। तो सारे अमेरिकन प्रोफेसर की बात से एग्री करेंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर उन्हीं के देश के एक बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में प्रोफेसर है। They're a trusted source. They're a professor at this branch that's relevant to this topic at a major university. And they're giving us an interview on this topic, and they're saying, "Oh no, China's not that bad. This is what's really happening." इवन चाइना बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करता है अमेरिकन न्यूज़पेपर्स पर आर्टिकल प्रिंट करवाने के लिए, जिससे कि अमेरिकन का नैरेटिव चेंज होता है। China Daily had just had to disclose finally its FARA documents showing money it was giving to different news outlets to run its propaganda. नेक्स्ट पॉइंट में सन त्सू कहते हैं कि अगर तुम अपने दुश्मन को और खुद को अच्छी तरीके से जानते हो तो तुम्हें अपने दुश्मन के साथ होने वाली हजारों लड़ाइयों से भी डरने की जरूरत नहीं है। 1960s में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वियतनाम की कम्युनिस्ट के बीच में एक लड़ाई हुई थी। यूएस को इस टाइम पर लग रहा था कि वियतनाम कभी भी उनसे लड़ाई करने के केपेबल है ही नहीं, क्योंकि वियतनाम के पास ना ही पावरफुल आर्मीज थी और ना ही टेक्नोलॉजी। लेकिन वियतनाम डायरेक्टली यूएस से नहीं लड़ा और बहुत ही अनकन्वेंशनल गुरिल्ला वॉरफेयर से लड़ाई करी।
जिसमें वियतनामीज अमेरिकन को मार के भाग जाते। उन्हें अपने टेरेंस के बारे में पूरी नॉलेज थी और उन लोगों ने अंडरग्राउंड टनल्स बना के रखी थी, जिससे जब अमेरिका एयर बॉम्बिंग भी करते तब वो उनसे बच जाते। क्योंकि वियतनामीज अपने टेरेन को और यूएस के कन्वेंशनल लड़ने के तरीके को अच्छी तरीके से जानते थे, इसलिए वह वो वॉर जीत गए। सीक्रेट्स और रहस्यों को लेकर सन त्सू और चाणक्य की बिल्कुल सेम फिलॉसफी थी। चाणक्य ने कहा था कि अपने मन में सोचे हुए प्लान्स को किसी से भी शेयर मत करो, उसे अपने मन में ही रखो और उसे मन में रखते हुए ही एग्जीक्यूट करो। और वॉर के बारे में बात करें तो सन त्सू ने कहा था कि वॉर एक सीक्रेट है, एक धोखा है। हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं तो उसे यह दिखाओ कि हम उससे हराने के केपेबल है ही नहीं। हम एक्चुअल में लड़ने जा रहे हो तो हमें यह शो करना है कि हमारी फोर्सेस लड़ेंगे ही नहीं। जब तुम अपने दुश्मन के पास हो तो उन्हें दिखाओ कि तुम अपने दुश्मन से बहुत दूर हो, और जब तुम उनसे बहुत दूर हो तो उन्हें यह दिखाओ कि तुम अपने दुश्मन के बहुत ही पास हो। अपने दुश्मन को मिस इन्फॉर्मेशन देना भी एक वॉरफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हिटलर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ब्रिटिशर्स के 3.5 लाख ट्रूप्स उन पे अटैक करने वाले हैं। जानबूझकर रेडियो सिग्नल्स में कम्युनिकेशन की जिसे कि हिटलर सुन सके और जिस पर लड़ाई की बात हो रही थी। हिटलर के जासूसों तक भी यही खबर पहुंचाई गई, जिससे कि हिटलर को यकीन हो गया कि वहां पर अटैक होने वाला है और उसने अपनी पूरी आर्मी को उन 3.5 लाख ट्रूप से लड़ने के लिए भेज दिया, कि वहां पर कोई नहीं था और मेन ट्रूप्स कहीं और ही थी। और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जर्मनी काफी सारी बैटल्स हारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें चाणक्य कहते हैं कि एक लालची आदमी को पैसे देकर काम कराओ, एक ताकतवर आदमी को हाथ जोड़कर काम करवाओ। एक ऐसा आदमी जो सोचता है कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसे झूठी पोजीशन और झूठी तारीफ करके फंसाओ, और एक इंटेलिजेंट आदमी को सच कहकर काम करवाओ। अब हमारा तो पता नहीं, लेकिन रशिया ने हमारे ऊपर ये स्ट्रेटेजीज का यूज किया है। रशियन स्पाई बोलता है कि वो लोग इंडिया में आकर ऐसे लोग ढूंढते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही लालची हैं, जो कि मॉरली स्वैंग हो, या फिर ऐसे लोग जो कि बहुत ज्यादा इडियट हैं, जो कि ये सोचते हैं कि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना काफी ज्यादा इजी होता है और उन्हें ऐसे लोगों से बहुत हेल्प मिलता है किसी कंट्री के ओपिनियन को चेंज करने में। These are the most recruitable people, people who lack moral principles, who are either too greedy or too suffer from self-importance. They feel that they matter a lot. नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अपने एनिमी को कभी भी ये शो मत करो कि तुम उससे लड़ने के केपेबल नहीं हो। बहुत ही फेमस फ्रिक्शनल स्टोरी है इसमें कि एक सांप एक पुजारी के पास आता है और कहता है कि उसे अपने पापों का पश्चाताप करना है, पर वो पुजारी कहता है कि अब से तुम किसी को भी मत काटना। कुछ दिनों के बाद पुजारी रास्ते से जा रहा था और वो सांप को देखता है जिस पर कुछ बच्चे पत्थर फेंक रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। पुजारी बोलता है, तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हुई? सांप कहता है कि आपने ही तो बोला था कि किसी को भी काटना मत, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर वो पुजारी कहता है कि मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, अपना फन दिखाने से नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने चाणक्य और सन त्सू के थॉट प्रोसेसेस को देखा और यह भी देखा कि आजकल नेशनल वॉरफेयर का जमाना नहीं रहा, जबकि कल्चरल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल वॉरफेयर का जमाना आ गया है। दोस्तों, अगर आप और भी ऐसी वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही वीडियो लाएं आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चाणक्य की बुक्स और सन त्सू के बुक द आर्ट ऑफ वॉर के लिंक्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अगर आपको ये बुक रीड करनी है तो आप नीचे दिए गए लिंक से जाकर वो बुक्स को परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।